everyone, this is Khushbu Chaunyal. Welcome back to my channel. Again we are back with amazing practice set. जैसा कि हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कितने ज़्यादा ज़रूरी है ये मैं हर क्लास में बता रही हूँ और आप सभी को पता ही है। प्रैक्टिस सेट पेपर से पहले प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाने कितने ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक थ्योरी आपने जितनी भी पढ़ ली है, प्रैक्टिस सेट जितनी ज़्यादा आप करोगे आपके क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। हो सकता है मेरे उससे कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा चैनल से जितना ज़्यादा आपके पास कंटेंट होगा, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस सेट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। हमारा आंसर आने से पहले, एक्सप्लेनेशन आने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। आपको इतनी प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जनरली आपकी स्क्रीन पे है, जनरली द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स विद इंक्रीजिंग हाइट्स इज। तो इंक्रीजिंग हाइट के अकॉर्डिंग आपने करनी है, यानी कि एग्जोस्फेयर आपको लास्ट में आएगा। हालांकि इसमें आपको एग्जोस्फेयर नहीं दिया है। एक्सो से आप आइडिया नॉर्मली लगा लेते हैं कि एक्सो बाहर का ही होगा, बट यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपको लर्न करनी होंगी चीजें। यहाँ पे इसका हिंदी में होगा सामान्य रूप से ऊंचाई के अकॉर्डिंग जो वायुमंडलीय परतों का है सही क्रम आपने लगाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें पहले ही मिल गया है। यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर होगी। जब भी हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करेंगे, सबसे फर्स्ट लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर होगी, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर होगी, ठीक है। आपको लेयर्स बिल्कुल याद रखना है। सबसे नीचे अगर हम जो ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर हमारी पॉज की भी बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे पॉज नहीं दिए गए हैं। तो जो भी लेयर होगी उसके बाद वो पॉज आएगा। सपोज दिस इज ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपॉज भी आएगा। उसको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमने याद रखना है इनकी सीरीज की सबसे पहले कौन सी लेयर है, देन कौन सी, देन कौन सी, देन कौन सी, ठीक है। आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। सबसे आउटर लेयर आपकी एक्सोस्फेयर हो जाएगी, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमें उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है। तो निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हमें बहुत अच्छे से पता है, तो उपयोगिता सॉफ्टवेयर हमें पता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर, नो। एंटीवायरस, यस, एंटीवायरस हमें जरूरत पड़ती है। जब भी हम लैपटॉप खोलते हैं हमें एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है, या फोन और सारे चीजों में एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है, राइट। ये एक सॉफ्टवेयर है, यस। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप की स्क्रीन पे केवल एक लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में नहीं होगा। केवल आपने ऐसा नहीं सोचना है कि ये केवल इंग्लिश में है, नो। आपको एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही लैंग्वेज में, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। एक एक ऑप्शन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपको, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ से आंसर, अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ से आंसर आने से पहले, यहाँ से एक्सप्लेनेशन आने से पहले, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता तब तक आप ये समझिए कि आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है। केवल आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इसका मतलब ये भी मेरा पढ़ा हुआ, नो। अगर आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, राइट आंसर आ रहा है, तो तब आप मानिए कि आपका आंसर सही है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आप सभी को पता है कैलकुलेट होता है, तो इसमें किसके बेसिस पे नहीं होता है पूछा गया है। याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पहले आपने देखना है पूछा क्या गया है कि विच वन इज नॉट करेक्ट, विच वन इज करेक्ट।
इसमें आपने अंडरलाइन कर लेनी है, पेपर में आपने अंडरलाइन कर लेनी है कि पूछा क्या गया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हमारे गलत होते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ये हम कैलकुलेट करते हैं जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट होता है, ये इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। सेकंड है वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी होता है, यानी कि साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, ये भी कैलकुलेट होता है, इसके बेसिस पे भी होता है। थर्ड वन इज डेली बेसिस अनएम्प्लॉयमेंट, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, मतलब जो डेली बेसिस पे होता है वो भी कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन डी है एनुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। एनुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है वार्षिक स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। तो ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट नहीं होती, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग बोला है। अगेन आपको ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसे बोलेंगे क्योंकि आपको याद नहीं होती, जब तक आप चीजें याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ G20 कंट्रीज। G20 कंट्रीज को, ये क्वेश्चन सही करने के लिए आपको G20 में जो ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं उसे, जितनी सारी कंट्रीज है उन सबका नेम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नेम एक का भी नहीं पता है तो फिर आप इसको नहीं कर सकते। लाइक आपको अगर वो 20 कंट्रीज के नेम नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखेंगे G20 कंट्रीज में इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवल हमें ऑप्शन डी नहीं देखना है, करेक्ट आंसर ही नहीं देखना है। हमने जैसा कि बोला कि आपको G20 के सभी के नेम पता होने चाहिए, तो G20 के 20 कंट्रीज के नेम हम लिख रहे हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए। सीक्वेंस वाइज हम लिखेंगे। ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए से हमने स्टार्ट किया तो अर्जेंटीना आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा ए से, और ब्राजील आ जाएगा बी से, सी से कनाडा। आपको 20 के 20 कंट्रीज के नेम पता होने चाहिए, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेवेंट आप आराम से कर पाओ। ठीक है, और सी से कौन सी आएगी? चाइना, चाइना एंड देन फ्रांस। फ्रांस हो जाएगी आपकी, जर्मनी, इंडिया। ये 20 की 20 कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। इंडोनेशिया, इटली, जापान, सॉरी, आपको सारी कंट्रीज के नेम पता होने चाहिए। इटली हो गया आपका, जापान हो गया, मैक्सिको, एंड रशिया, सऊदी अरेबिया, सॉरी मार्कर मुझे लगता है, I hope it's visible to everyone. Saudi Arabia, South Africa, South Korea, टर्की हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड यूके एंड यूएस। तो आप सबको क्या पता होना चाहिए? हमने यहाँ पर लिखे हैं यूएस एंड यूके। ये 20 के 20
कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ये सब के नेम आपको याद होने चाहिए, सो दैट अगली बार से कौन सा नहीं है क्वेश्चन पूछिए। सपोज यहाँ पे आपको 4-5 कंट्रीज के नेम पता थे, आपने आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ गया, आपसे पूछ लिया विच वन इज नॉट इन G20, 1-2 आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको 20 नेम्स याद करने हैं, सीरीज वाइज याद करने हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। कभी भी आप कोई चीज याद करते हो सिस्टमैटिक वे में करते हो तो वो आप कभी नहीं भूलते और वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होते अगर आपने सिस्टमैटिक वे में याद किए हैं। तो आपको कभी भी कोई चीज लर्न करनी है सिस्टमैटिक वे में याद करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, जापान एंड मैक्सिको, ये 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसके बेसिस पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हमने पहले ही देख लिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, which one of the following statement is incorrect regarding the socialist principle enshrined in the preamble of the Constitution of India? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेल्थ शुड बी शेयर्ड इक्वली, बिल्कुल हमारी प्रियम्बल में बात की गई है वेल्थ शुड बी शेयर्ड इक्वली, मतलब पूंजी का समान वितरण होना चाहिए, इसकी बात बिल्कुल करी गई है। तो ए हमारा बिल्कुल 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें एक चीज पता है, इफ यू आर श्योर अबाउट दैट, एक ऑप्शन अगर आपको इसीलिए बोलते हैं जितना आप पढ़ के जाओ बहुत अच्छे से, अगर आप पढ़ के गए हो तो आप शायद कोई क्वेश्चन में आपको आधा क्वेश्चन आता है, अगर आप उस चीज के बारे में श्योर हो तो आप आराम से क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। लाइक आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ, अगर आप केवल पहले ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से पता है कि नहीं ये तो है ही है, आपको इनकरेक्ट पूछा है, अगर आपको पता है पहला ऑप्शन है 100% अगर आप हो कि पहला ऑप्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, पहला ऑप्शन जिसमें नहीं है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक 4 है, डी है, केवल 4th ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो आप बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ इसको कर सकते थे अगर आपको पता है। इसीलिए जितना भी आप पढ़ते हो उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो पढ़ के जा रहे हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है वेल्थ शुड बी शेयर्ड इक्वली, बिल्कुल सही है ये, हालांकि हमारा आंसर निकल गया बट हम सारी चीजें फिर भी देखेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। अभी हम सारे ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट शुड कंट्रोल लैंड एंड इंडस्ट्री, भूमि और उद्योग का सरकार क्या कर सकती है, द्वारा नियंत्रण गवर्नमेंट कर सकती है, बिल्कुल प्रीएम्बल में इस बात की बात करी गई है। थर्ड वन इज रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज रिड्यूस करने की बात बिल्कुल कही गई है, यानी कि सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण करने की बात बिल्कुल करी गई है। तो 1, 2 और 3 हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट हमारा ऑप्शन 4 है, यानी तो यहाँ पे ऑप्शन 4th यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ऐसी कोई भी प्रीएम्बल में बात नहीं कही गई है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ज्योग्राफी से है, आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पे है, मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ रिवर सिस्टम। हम देखेंगे हिमालयाज का डिस्ट्रीब्यूशन, हिमालयाज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने जब प्रॉपर क्लासेस करी है 2 टाइप से देखा है हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो सीरीज के बेसिस पे, हिमालयन सीरीज के बेसिस पे, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक रेंज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम के बेसिस पे हमने हिमालयाज को डिवाइड किया है 4 टाइप से। तो सबसे पहले हमारे यहाँ कौन सा रिवर आ जाएगा, इंडस रिवर, इंडस के बाद सतलज रिवर, एंड थर्ड वन इज, हमने रिवर सिस्टम के अकॉर्डिंग 4 टाइप से हिमालयाज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो सतलज के बाद हमारी क्या आ जाएगी, काली रिवर, काली के बाद तीस्ता आ जाएगी, तीस्ता के बाद लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्र,
ये आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। आप इसी बेसिस पे याद रखोगे तो आपको एक तो सीरीज याद रहेगी, रिवर्स कौन से एरिया में है, एंड हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच में क्या आता है। आपके पास ऑप्शन है पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड आसाम। आसाम तो यहाँ पे आ नहीं सकता, हमें पता है आसाम कहाँ पे आएगा, सबसे ईस्ट रीजन पे। कुछ चीजें ना कॉमन सेंस से बहुत इजीली करेक्ट हो सकती है। याद रखना ब्रह्मपुत्र का यहाँ पे दूसरा नेम भी आ सकता है, कभी कभी रिवर्स के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी आ जाती हैं, एंड कभी कभी आपका उनका दूसरे किस नेम से जानते हैं वो भी, कभी इनका इसका ब्रह्मपुत्र नेम आता है, कभी ध्यान, दोनों ही चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस एंड सतलुज के बीच में हमें बताया आसाम, हिमालय आ नहीं सकता, तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से बचे, पंजाब, हिमालय, कुमाऊं एंड नेपाल। नेपाल भी नहीं आ सकता, नेपाल तो हमें पता है कहाँ पे है ना। आसाम और नेपाल नहीं आ सकते। अब कंफ्यूजन बचा दो में, आप कहीं पे दो में कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन सॉल्व कर देना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज भी हो तो तब भी सॉल्व कर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पंजाब, हिमालय, इसके बीच में आ जाएगा पंजाब, हिमालय। तो आपका सही पहला क्या हो जाएगा, पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंजाब, हिमालय किसके बीच आएगा, इन बिटवीन द रिवर ऑफ इंडस एंड सतलुज। इंडस और सतलज के बीच में हमारा पंजाब, हिमालय आ गया। अब काली हमारी कुमाऊं में है, काली कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं की सबसे लंबी रिवर, कुमाऊं की और उत्तराखंड की सबसे लंबी रिवर जो है वो काली है, तो कुमाऊं यहाँ पे इसके बीच में ही आना चाहिए, कहीं कायदे के अनुसार इसके बीच में ही आना चाहिए कुमाऊं ने। तो कुमाऊं कहाँ पे आ जाएगा, सतलज एंड काली के बीच में कुमाऊं, हिमालय आ जाएगा। एंड नेपाल हमें पता है कहाँ पे है, काली के बाद काली से लगा हुआ, काली एंड उत्तराखंड, नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर जो शेयर करता है वो कौन सी रिवर है, काली है। तो काली कुमाऊं के बाद कौन सा रिवर, कौन सी हिमालय आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, नेपाल आना चाहिए कायदे अनुसार, है ना। अगर हमें फर्स्ट के दो पता है या लास्ट के दो पता है तो आराम से कर सकते हैं, कोई अलग सी टेंशन नहीं लेनी है ना। बिल्कुल हमें स्टेट सारे पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम आराम से कर लेंगे। अब हमारे पास लास्ट बचा आसाम, हिमालय। आसाम किसके बीच में आ जाएगा, तीसरा एंड ब्रह्मपुत्र। बट रिमेंबर दैट आपको पता होना चाहिए रिवर कहाँ पे है, क्योंकि आपको लोकेशन पता है, पंजाब कहाँ पे है, नेपाल कहाँ पे है। जब भी हम मैप बनाते हैं, बहुत बार 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स हम मैप बनाते हैं, तो हमें पता है कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है। बट हमें रिमेंबर हमेशा याद रखना है, जब हमने रिवर सिस्टम भी पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ना है, लोकेशन के साथ पढ़ना है, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़नी है, इनका नेम भी पढ़ना है, और बाकी किस नेम से जाना जाता है। तो हो सकता है कभी ब्रह्मपुत्र की जगह कुछ और नेम दे दिया जाए, तो आपको याद रखना है इनके नेम, इनके लोकेशन। आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुमाऊं, हिमालय हमने देखा, काली और किसके बीच पे है। अब हम कर सकते हैं आराम से, सतलज एंड काली के बीच में, यानी कि बी का हमारा 4 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी में क्या है, नेपाल, हिमालय। नेपाल, हिमालय हमारा किसके बीच में आ रहा है, काली है, तीसरा, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सीरीज आपको याद रखनी है, इसमें इनका नेम आपने बिल्कुल याद रखना है, रिवर्स के नेम लोकेशन के साथ, रिवर्स के नेम। तो इसमें आपने रिवर्स के नेम लोकेशन के साथ बहुत अच्छे से याद रखना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आपसे अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय किस किस के बीच में है, काली कुमाऊं हिमालय किस किस के, कौन कौन सी रिवर्स के बीच में है, आपको सीधे माइंड में ये वाला मैप आना चाहिए, ये सीरीज आनी चाहिए, और बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हेल्ड द रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग आफ्टर एवरी 5 years, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा शासक है जिसके द्वारा हर 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन यानी कि रिलीजियस असेंबली कराई जाती थी। तो किसके द्वारा कराई जाती थी, बहुत इजी क्वेश्चन है, लर्न करने का वन डे एग्जाम वाला क्वेश्चन है। तो आंसर बिल्कुल हर्षवर्धन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन आपका है, हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन 20 to 40 नॉर्थ लैटिट्यूड, उच्च लवणता 20 से 40 डिग्री के आसपास पाई जाती है नॉर्थ लैटिट्यूड। सेकेंड है, इन दीज रीजन्स विद हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी रिमेन लो,
इस रीजन में टेम्परेचर हाई होता है लेकिन ह्यूमिडिटी यानी इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण कम होता है। तो एक और दो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। हम चलेंगे ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन सी के साथ, सॉरी, 1 and 2 बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ demographic transition the population of every country increases very fast under which state। निम्न में से जननांकी यानी कि जो सेंसस होती है उसके परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या में कौन सी अवस्था ऐसी थी जिसमें तेजी से ग्राफ बढ़ा था? किसका? पॉपुलेशन का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा था। कौन सा ईयर था वो भी आप कमेंट आपको जरूर करना है, कौन सा ईयर था जिसमें तेजी से ग्राफ बढ़ा था पॉपुलेशन का, एंड कौन सी स्टेज थी? अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है तो ये था हमारा सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में बड़ी तेजी से क्या बढ़ा? पॉपुलेशन की स्टेज बहुत तेजी से बढ़ा था। ठीक है, सेकेंड स्टेज थी, ये आपने याद रखना है। लेकिन आपका कमेंट जरूर करना है कि कौन सा ईयर था जब तेजी से, जब ये सेकेंड स्टेज चल रही थी, कौन सा ईयर था, कब से कब तक का टाइम पीरियड था, ताकि कभी वो क्वेश्चन आए तो आपका वो भी क्लियर हो जाए। एक टॉपिक है, अगर इस टॉपिक से अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें से कोई भी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से क्लियर करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नवरात्रा काउंसिल इज एसोसिएटेड विद। नवरत्न काउंसिल किससे एसोसिएटेड है यानी कि किससे संबंधित है? तो नवरत्न किसके टाइम पीरियड में होते थे? आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, चंद्रगुप्त 2 के पीरियड में हमारे नवरत्न थे। आप जरूर, अगर आपको पता है उन नवरत्न के नेम क्या क्या थे तो जरूर कमेंट करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वो नवरत्न के नेम कौन से थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, नवरत्न किसके टाइम पीरियड पे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया है, फेवरेट आ गया ना मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन यूआरएल। यूआरएल में कौन सी चीज नहीं होती है पूछा है। अगेन मैम फेवरेट क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर का। कंप्यूटर तो फेवरेट ही है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कंप्यूटर तो हो जाएगा, ऐसे सोचते ना आप कंप्यूटर तो आराम से हो जाएगा, लेकिन नहीं, कंप्यूटर में इससे इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। अभी क्या है आपको बताना, यूआरएल में कौन सी चीज नहीं होती है पूछा है यहाँ पे। तो डोमेन नेम होता है, फाइल नेम होता है, बिल्कुल होता है। आईपी एड्रेस नहीं होता, आईपी एड्रेस हम इनकरेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोटोकॉल भी होता है, तो ऑप्शन डी भी हमारा है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। याद रखना, आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन इज करेक्टली मैच और नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, उसको बिल्कुल अंडरलाइन करना है आपने कि क्या पूछा जा रहा है। आपको इजी क्वेश्चन बहुत इजी आ गया, मैम हमने जल्दबाजी में गलत कर दिया, ये नहीं करना। ये हर पेपर में हो जाता है मैम, हर पेपर में हो जाता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। यही इसीलिए आपने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जितने ज्यादा आप गलतियां करने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाई जाती है, आपको जितनी गलतियां करनी है यहीं पे आप गलतियां करिए। यहाँ आप सिलेक्शन से बाहर नहीं होंगे बल्कि इंप्रूवमेंट होगा आपका। यहाँ आप जितनी भी गलतियां करना चाहें उतना कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बट पेपर में नहीं करनी आपने। पेपर के लिए एक भी गलतियां नहीं करनी। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1861 में हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम था, यानी कि पोर्टफोलियो व्यवस्था 1861 के अधिनियम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को देख के हमें करेक्ट मैच फाइंड करना है। फर्स्ट है, ड्यू टू द रिट्रीटिंग ऑफ सी लैंड मास ड्राइज अप एंड बिकम प्लेन। सागर के निवर्तन या पीछे हट जाने से स्थलखंड लैंड या सूखे मैदान में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, इंडियन प्लेन ऑफ कच्छ इज फॉर्म्ड इन द सेम प्रोसेस। भारत में कच्छ के मैदान यानी कि गुजरात वाले एरिया में इस वाले एरिया में जो कच्छ के प्लेन्स हैं वो इसी प्रोसेस की वजह से बने हैं। लाइक जो पानी पीछे है, विवर्तन के कारण जो पीछे हट जाता है वो वाला एरिया धीरे धीरे प्लेन बन जाता है। और तो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोनों ही, ए एंड दो बिल्कुल राइट है, यानी कि
सागर के निवर्तन के कारण पीछे हट जाने से जो स्थलखंड सूखे और मैदान बन जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। सेकेंड है भारत के जो कच्छ का रण है, वो वाले मैदान भी इसी प्रोसेस के द्वारा बने हुए हैं, बिल्कुल राइट हो